नमस्कार, मैं संजय सनम। YouTube के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज का वीडियो खास है। खास इसलिए है, आज आपकी मुलाकात एक प्रेरक व्यक्तित्व से करवा रहा हूँ। जिंदगी में धूप और छांव आती है, जटिलताएं और सरलताएं दोनों मिलती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो विकट परिस्थिति में हार मान जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विकट परिस्थिति में भी अपने सपनों को बड़ा करते हैं। बड़ा बनाने की कोशिश में फिर पूरा अपनी मेहनत, पूरा अपना श्रम, पूरी अपनी एनर्जी, बल्कि यूं कहूं कि अपने आप को झोंक देते हैं और तब एक दिन वो कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ, आज की कहानी है एक कामयाब व्यक्तित्व की, जिसने जिंदगी की विकटता को देखा, जो जटिलता से गुजरी, लेकिन उस विकटता और जटिलता से गुजरते हुए जिसने जिंदगी को आसान बना दिया, जिंदगी में कामयाबी की पताका फहरा दी। जी हाँ, आज गुजरात से एक ऐसा प्रेरक व्यक्तित्व हमारे पास है जो IAS एलाइड सर्विस में कार्यरत हैं। नाम है कोमल परवीन भाई कनात्रा। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं कोमल जी। कोमल जी नमस्कार। कोमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी, व्यस्तता में आपने समय निकाला। कोमल जी, सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपके बारे में हमने कहीं सुना था, पढ़ा था कि आपने जिंदगी में एक मोड़ आपका ऐसा भी आया था जिस मोड़ पे आदमी टूट जाता है, लेकिन आप टूट कर बिखरे नहीं, आपने अपने आप को संभाला, अपने सपनों को खड़ा किया और अपने सपनों को खड़ा करने के साथ साथ आपने वो करके दिखाया जो लोग करने की सोचते तो हैं, लेकिन उतनी दूर संभवतः पहुंच नहीं पाते। कोमल जी की कहानी हम सुनेंगे, कोमल जी की ही जुबानी। कोमल जी। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया इस संवाद में मुझे बुलाने के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में ऐसे दौर आते हैं जब हम टूट जाते हैं जी। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता भी होगा। लेकिन उस समस्याओं में और उस परिस्थितियों में टूटने की बजाय अगर हम उसमें एकजुट होके मेहनत में लग जाए तो कुछ भी असंभवित नहीं होता है। क्या बात है, बिल्कुल। आपके साथ वैसे तो ये आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, आप शेयर करना चाहें न चाहें आपकी इच्छा पर है, लेकिन ऐसी कौन सी घटना हुई कोमल जी जिससे मन व्यथित हो गया, उदास हो गया, अपने आप को ऐसा लगा कि बहुत बड़ा झटका लग गया और उसके बाद भी आपने अपने आप को संभाल लिया? बताना चाहेंगे? जी, जब लाइफ में ऐसी कोई घटना हो जाए जिससे आप खुद ही नहीं, आपका परिवार भी उससे इतना ही असर, आपके परिवार पर भी उतनी ही असर हो रही है और अच्छी असर नहीं हो रही है और आप सामाजिक रूप से आप टूट जाते हैं, ऐसी घटनाएं जब जिंदगी में होती है तो उस वक्त मुझे याद आता है आज भी कि एक समय ऐसा आ गया था कि जब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जैसे मैं एक समंदर में हूँ और बस लहरें उठ रही है और मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है। कश्ती किधर जाएगी पता नहीं है, नाव किधर जाएगी कुछ पता नहीं था जी, कुछ पता नहीं था और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं UPSC करूंगी। ऐसा बचपन में पापा ने जरूर सिखाया था, लेकिन उसके बाद इतना, मतलब UPSC करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और काफी उसमें समय देना पड़ता है जी। तो मुझे इतना यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस वक्त ये कर पाऊंगी, लेकिन फिर जब अपने आप को बनाने का सोच लिया कि नहीं, इसका मतलब ये तो जिंदगी का अंत नहीं हो सकता। वो दुर्घटना होने के बाद में आपको UPSC में जाने की प्रेरणा मिली, आपने एक चैलेंजिंग टास्क लिया? एक्चुअली मुझे बहुत बचपन में ना, जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं तो इस तरह पापा बोलते रहते हैं कि तुम बड़ी होके IAS बनना, ऐसे मेरे पापा ने बहुत बार मुझे बोला था।
तो सबकॉन्शियस माइंड में वो था, लेकिन वो सपना पूरा करने का समय आएगा कि नहीं आएगा ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि शादी मेरी न्यूजीलैंड में हो चुकी थी, हस्बैंड वहाँ रहते थे, तो डेफिनेटली वो नहीं चाहते थे कि मैं यूपीएससी या जीपीएससी ऐसा कुछ भी करूँ, तो इस वजह से मैंने सारी चीजें छोड़ दी थी और अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया था अपनी फैमिली लाइफ के लिए। लेकिन मैं आज भी ये मानती हूँ जो होता है अच्छा होता है। अगर ये घटनाएं नहीं होती तो मैं अपने आप का सही वजूद जान ही नहीं पाती। क्या बात कही आपने। मैं अपने आप को जान ही नहीं पाती कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ थी, नहीं पता लगता। और इसलिए इस घटना को मैं अपने जिंदगी में आशीर्वाद मानती हूँ। वरदान बन गया आपके लिए, चमत्कार हो गया। एक बार आप टूट गई थी, लेकिन इसी टूटन ने आपको अपने अंदर झांकने का मौका दिया, अपने आप को तलाशने का मौका दिया, अपने आप की तरफ सोचने का मौका दिया कि कोमल वास्तव में है क्या। और उसके बाद में जब आपने अंदर देखा तब आपको स्ट्रेंथ महसूस हुई। इसमें निश्चित रूप से कोमल जी उस वक्त आपके अपनों का हाथ भी कुछ खास रहा होगा, जिन्होंने आपको प्रेरित किया। आज वो श्रेय आप किन्हें देना चाहोगे? बिल्कुल मेरे माता पिता और मेरा छोटा भाई, जिन्होंने मुझे हमेशा सहारा दिया है और हमेशा मुझे हौसला दिया। स्पेशली मेरे छोटे भाई ने, his name is Ganatra, he is also officer in Gujarat Cadre। अच्छा। तो उसके बारे में मतलब, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी भी समस्या से बाहर तब आ सकते हो जब आपको मदद करने वाला कोई नहीं होता, तब आप खुद आ सकते हो। जी। जब तक आपको मदद करने वाले लोग हाजिर होते हैं, आपको सपोर्ट देने वाले हाथ हाजिर होते हैं, तब तक आप के अंदर जो सच में तत्व है जो आपको बाहर ला सकता है सारी समस्याओं से, वो तब तक जागृत नहीं होता है। क्या बात कही आपने, एकदम स्पिरिचुअल बात कह दी कि जब तक आपको आपके सहारे दिखते हैं तब तक आप उनके भरोसे में रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, डिपेंड रहते हैं। और आपको लगता है कि हाँ कोई ना कोई आपको बचा लेगा, तब आप वो प्रयास नहीं करते। लेकिन जब आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, ये जंग आपको ही लड़नी है, इस मुश्किल से आपको ही निकलना है, तब आपके अंदर की लड़ाई शुरू होती है अपने वजूद को बचाने की। और तब आप अपने आप को वास्तव में जान पाते हैं। जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ कोमल जी? मुझे आज दिन याद आता है कि मार्च 2009 में मैं फरवरी 2008 में मेरी शादी हुई थी जी। और करीब 1 साल तक मैंने उनका इंतजार किया, उनके लिए न्यूजीलैंड में लेटर्स लिखे। भारत में भी मैंने बहुत ज्यादा बड़ी जगहों पे ईमेल्स किए, करीब 2000 से ज्यादा ईमेल्स किए थे मैंने उस वक्त। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने बहुत दर्द आपकी आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली जब आप जब आप अपने किसी दर्द को बयान करने के लिए सक्षम हो जाते हो तो इट मीन्स यू हील्ड। जी, आप हील्ड हो चुके हो मतलब उसमें। तो मैं उसको अब दर्द नहीं मानती हूँ, मैं उसको अपनी प्रेरणा मानती हूँ। जी। आज भी वो समय मेरे लिए प्रेरणादायक है। और ये जरूरी होता है कि हर किसी की जिंदगी में ऐसा टफ टाइम आए। बड़ी बात अगर नहीं आता है तो आप कभी ऊपर नहीं जा पाओगे। बहुत बड़ी बात बोल दी है आपने। टफ टाइम को आमंत्रण कौन देता है? कोई नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है जिंदगी सरल रहे, सहज रहे, सब चीजें आराम से होती रहे। लेकिन आपने कहा है कि टफ टाइम आना चाहिए, आने से ही आपको मालूम पड़ता है कि आप है क्या। बहुत बड़ी बात कही है आपने। और जितना टफ टाइम आता है, मतलब जितनी कसौटियों से आप गुजरते हो, वो कसौटी आपको आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार कर रही है, आगे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार कर रही है। जी। ये बिल्कुल मैं मानती हूँ। तो जितना आपका कसौटी जितनी बड़ी होती है, उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आगे जाके बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, आपको उतना ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब वही हुआ। डेफिनेटली। जितना इम्तिहान करा उतना आनंद भी ज्यादा। बिल्कुल। फिर क्या हुआ कोमल जी जब ये घटना हो गई?
हाँ, मैंने जैसे ही वो शादी के 15 दिनों बाद चले गए थे, उसके बाद ना मेरे पास उनका फोन नंबर नहीं था, एड्रेस नहीं था, कुछ भी नहीं। और मैंने न्यूजीलैंड हाई कमीशन में फोन किया, हर जगह पे बात की। मैंने उस वक्त तो इंटरनेट का इतना जमाना भी नहीं था। जी। और हाँ, ईमेल्स किए मैंने इतने ज्यादा न्यूजीलैंड की पूरी पार्लियामेंट को जी। एंड एवरीबॉडी हैज रिस्पॉन्डेड मी। बट जब मुझे लगा कि किसी एक ऐसे इंसान को जिसको वापस आना ही नहीं है, उसके लिए मैं प्रयत्न करती रहूं पूरी जिंदगी और अपनी जिंदगी को ऐसे ही वेस्ट कर दूं, ये मतलब सही आपको नहीं है। जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला? नहीं, उनकी तरफ से नहीं मिला। तो विदेशी संस्थानों ने आपको जवाब दिया? विदेशी संस्थानों ने मुझे जवाब दिया जी। लेकिन इसलिए मुझे लगा कि ये सारे जो प्रयत्न हो रहे हैं मेरी तरफ से, इनका कोई मतलब नहीं है। मुझे किसी स्पेसिफिक गोल के लिए काम करना चाहिए। आपको तब समझ में आ गया आपके साथ धोखा हो गया है? एक सामाजिक धोखा कहिए, एक पारिवारिक धोखा कहिए, आप अपना निजी धोखा कहिए कि आपके दिल के साथ भी बिल्कुल खेल लिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं जी। फिर उस चीज से बाहर आना था और सोचना था कि कैसे जिंदगी को फिर से सही रास्ते पे लाया जाए। जी। फिर मैंने सोचा कि इतनी मेहनत मैं अपना करियर बनाने में करती हूँ, जो मैं ये प्रयत्न कर रही हूँ, क्योंकि किसी इंसान के पीछे भागना तो आपका जिंदगी का लक्ष्य नहीं हो सकता है। जी। तो उस वक्त आपने एक क्वालिफिकेशन के रूप में आपने क्या हासिल कर लिया था उस वक्त तक? मैं लगातार पढ़ती रही थी उस वक्त तक। मतलब मैंने डिप्लोमा कर लिया था केमिकल इंजीनियरिंग में, पीटीसी किया था, और मैंने 3 अलग अलग भाषाओं में ग्रेजुएशन कर लिए थे। लेकिन आपने कहीं जॉब की तलाश नहीं की थी? नहीं, मैं एक्चुअली प्राइवेट में मैंने एक टीचर की जॉब ज्वाइन भी करी थी शादी से पहले। और जो शादी होने के बाद मैंने छोड़ दी थी, वो महज 1000 रुपए की तनख्वाह से मैंने स्टार्ट किया था। हाँ। उसके बाद मैंने शादी के बाद छोड़ दी थी। तो उसके बाद मुझे 2 साल बाद जॉब मिली जी, एक गवर्नमेंट जॉब मिली, और मेरी तनख्वाह 5000 रुपए थी जी। जी। तो ये जो मोड़ था, ये देखिए, बहुत आपने जिस मोड़ पर जाके गाड़ी खड़ी हो गई थी, उस मोड़ पे आपने अपने आप को ये सोच लिया कि अब मुझे एक इंसान के पीछे नहीं भागना है, मुझे अपना गोल जिंदगी का है वो अचीव करना है। उस वक्त आपके दिमाग में यूपीएससी ही कैसे आया? क्योंकि हमारे गुजराती में एक कहावत है, निशान चुक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। मतलब आप निशाना अगर चुक जाते हो तो वो माफ किया जाता है, लेकिन अगर आप पहले से निशाना ही छोटा लगा दो तो वो माफ नहीं होता है। मतलब मैंने हमेशा मेरी एक सोच बड़ी रही है। मैं हमेशा टॉप लेवल का सोचती थी कि नहीं, करना है तो डिफिकल्ट, टफ से टफ करना है। अगर चढ़ना है तो डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट ही चढ़ना है, लाइक ऐसा, यू नो। बिल्कुल, हाँ, मतलब माउंट एवरेस्ट तो मैं नहीं चढ़ सकती, लेकिन बात ये है सिंबल। तो ये सोचा था कि जिंदगी में कुछ अच्छा करना है जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओ। उस वक्त आपके छोटे भाई क्या गुजरात कैडर उसमें चले गए थे या आपके बाद में? नहीं, उसने तो बाद में अभी जीपीएस। अच्छा। तब तो बिल्कुल आपने शुरुआत की, और उसमें आपके लिए प्रेरणा आपके भाई भी रहे, आपके माता पिता रहे, उन्होंने प्रोत्साहित किया जब आपने अपना गोल बताया कि मुझे ये करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एक सफर शुरू होता है कोमल जी, जबकि दिल टूटा हुआ हो, भावनाएं आहत हो, और उसके बाद में व्यक्ति मन लगाने के लिए या चुनौती के रूप में जिंदगी को संवारने के लिए जब एक बहुत टफ वर्क लेता है, उस वक्त उसके मन की बेचैनी, उसकी मन की जद्दोजहद और इतनी बड़ी चुनौती, वो सफर फिर कैसे तय होता है कोमल जी? वो बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। वो एक
इमोशंस के उतार चढ़ाव होते हैं जी। आपको कभी बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि नहीं आप ये कर लोगे, और कभी कभी आप अचानक से हतोत्साहित हो जाते हो कि अरे लाइफ इतनी खराब हो चुकी है, अब कैसे होगा, कब होगा। मतलब आपके अंदर धीरज भी नहीं रहती, पेशेंस भी नहीं रहती, कई बार ऐसा होता है। बिल्कुल। लेकिन उसी वक्त अपने मन को एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में बनाए रखना, आपकी एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में बनाए रखना जी, वही सफलता का राज है। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। देखिए, आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन थी, अगर आप सिर्फ जिंदगी के लिए सोचती, मतलब एक से ये जो आप चुनौती नहीं लेती, फिर भी आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो सकती थी, या आप अच्छा खासा आप अपना स्टेबल हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कड़ी चुनौती चुनी, और फिर इस सफर में आपने जैसा खुद कहा कि भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव रहा। तो कोमल जी, ये जो चुनौती थी, इसमें तो एकदम लक्ष्य के प्रति पूरा दिल दिमाग पूरा केंद्रित होना, तो इसमें आपको कितना वक्त लगा, फिर कैसे गाड़ी आगे बढ़ी? नहीं, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा, सच बता रही हूँ। मैं 1 साल तक मैंने वो प्रयत्न किया, मैंने अंत तक प्रयत्न किया उनको वापस लाने का, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। लेकिन एक समय जब मुझे ये आत्मज्ञान हो गया कि नहीं, किसी को वापस लाना आपकी जिंदगी का ध्येय नहीं होता है, और किसी को फोर्सफुली वापस नहीं लाया जा सकता है। तो ये जब समझ में आ गया, और वो दिन था 5 मार्च 2009 का, आज भी मुझे याद है। उस दिन मैंने ये सोच लिया एक बार कि नहीं, अब इतना टाइम मैं अपने कैरियर में दूंगी, मैं अपने कैरियर बनाऊंगी, पहले अपने आप को साबित करूंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब से आपने वापस यूपीएससी की तरफ आपने अपना रुझान कर लिया, आप इसमें लग गई, आपने शुरुआत कर दी, कदम बढ़ा दिया, सोच लिया, क्या उसके बाद भी आपके मन में वो भावना आती रही कि मैं फिर ईमेल दूं, मैं फिर लेटर दूं उनको आने का, बुलाने का? क्या मन उधर भी आपको वापस पीछे ले जाता रहा? नहीं, कभी नहीं। हाँ, मुझे दुख होता था कभी कभी कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, ऐसा होता था। पर लेकिन मैंने उस दिशा में फिर प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि मैं अपना मन बना चुकी थी। बिल्कुल, मन को कड़ा किया आपने। अब आप ये बताइए, अब देखिए, इतनी विकट स्थिति में आपने एक बहुत चैलेंजिंग टास्क लिया। अब ये मैटर शुरू होता है, यूपीएससी करने वाले जो भी हमारे युवा हैं उनके लिए अब बात वहां से ज्यादा शुरू होती है कि जिंदगी में जटिलताओं के दौर आते हैं। जटिलताएं अलग अलग तरीके की हो सकती है, आपकी जटिलता ये थी, किसी और की और हो सकती है। इस दौर में अगर किसी बंदे को इतना बड़ा मुकाम की चुनौती लेनी हो, तो कोमल जी, फिर उसे क्या करना चाहिए? आपने क्या किया? आप सफल हो गई। हमारे युवाओं को क्या करना चाहिए ताकि वो भी सफल हो जाएं? आपका जो भी लक्ष्य है, चाहे यूपीएससी है, चाहे कुछ और भी है जी, आपका जो भी लक्ष्य है, बस उसमें एक केंद्रित रहिए। मतलब उसी में आपका सारी एनर्जी, सारा दिमाग उसी में लगा होना चाहिए। आपको दिन रात बस वही याद आना चाहिए कि आपकी जिंदगी में वही करना बाकी है। जब ये एक आपकी सांसों के साथ उस लक्ष्य को आप जोड़ देंगे जी, तो डेफिनेटली आपको आपके लक्ष्य से कोई दूर नहीं रख सकता। और ये भी जरूरी नहीं कोमल जी कि सफलता एक झटके में मिलती है। सफलता के लिए इंतजार भी करना पड़ता है, इतना धीरज भी रखना पड़ता है। बिल्कुल 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 ऐसा होता है, और मैं तो ये मानती हूँ कि सफलता के लिए जितना इंतजार करना पड़े वो आपके लिए और ज्यादा अच्छा होता है। जी, आपको कितना करना पड़ा? मैंने काफी किया, मतलब 4 साल तक किया, 4-5 साल तक। 5 साल मतलब बराबर एग्जाम आप देती रही? हाँ, देती रही, और अपने आप को समझाती रही कि नहीं, हो जाएगा। इसमें ऐसा बताइए कि प्री, फाइनल या इंटरव्यू, ये जो 2-3 प्रोसेस मेन होते हैं, इसमें क्या आपकी गाड़ी कहाँ ज्यादा रुकती थी इन 4 साल में? आपको कौन सा क्षेत्र ज्यादा टफ महसूस हुआ कि यहाँ से तो निकलना आसान है, प्री से निकलना आसान है, या फाइनल में टफ है, या फिर इंटरव्यू ज्यादा टफ है? कौन सा आपको ये लगा कि ये टास्क थोड़ा ज्यादा मुश्किल है?
अब पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे थोड़ा सा प्रीलिम्स का डिफिकल्टी लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। बाकी मुझे जहां तक याद है, मेंस से मुझे कभी डर नहीं लगता था और ना ही मुझे इंटरव्यू से डर लगता था। जी। लेकिन इंटरव्यूज में तो जो बातें हम लोग ये देखते हैं, कई बार सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि बंदा वहां तक आ जाए, इंटरव्यू में गड़बड़ा जाए तो फिर वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़े। हाँ, बिल्कुल करनी पड़ती है। लेकिन इंटरव्यू को आप इंटरव्यू की तरह ना ले और एक वार्तालाप की तरह ले, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है मेंटेन रहता है, तब दिक्कत नहीं आती है। जी जी जी। एक बात मुझे बताइए कि जिंदगी की एक मुश्किल से निकलने के बाद आपने किसी चुनौती की तरफ कदम बढ़ाया, पहली बार नहीं हुए, दूसरी बार नहीं हुए, तीसरी बार भी नहीं हुए, तो सामाजिक दायरे में प्रतिक्रिया या पारिवारिक तो शायद नहीं रही होगी, क्योंकि परिवार का आपने कहा कि सपोर्ट था, लेकिन आस पड़ोस वाले रिश्तेदार, उनकी प्रतिक्रियाएं आपके मदर फादर के बीच में भी आती होगी और कहीं ना कहीं फिर आपके कान में भी आती होगी कि देखिए इतना प्रयत्न कर रही है, लाइफ उम्र बढ़ती जा रही है, ऐसा कुछ हुआ होगा? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और जाहिर बात है कि सामाजिक प्रतिक्रियाएं मिलती है हमेशा। लेकिन इस प्रतिक्रियाओं से मैं कभी प्रभावित नहीं हुई। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आप भी प्रभावित नहीं हुए और आपके परिवार वाले भी प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि अगर आपके परिवार वाले प्रभावित हो जाते तो कहीं ना कहीं इसका असर आप पर पड़ ही जाता। बिल्कुल पड़ता। आप अभी किस जगह कार्यरत हैं कोमल जी, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप कार्यरत हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि जब आपका हो गया मतलब जब आपको ये पक्का हो गया, इंटरव्यू में निकल गई, उसके बाद जो आपकी एक ट्रेनिंग होती है वहां जाने का हो गया, उस वक्त कोमल जी के मन में उस वक्त क्या बात आई थी? एक अचीवमेंट होने के बाद उस वक्त आपके मन में पहला विचार क्या आया? एक समय ऐसा था कि जब मेरी जिंदगी में मैं किसके लिए अब जीऊं मुझे पता ही नहीं था। मेरा लक्ष्य मुझे पता नहीं था उस वक्त, क्योंकि देशभक्ति की भावना मेरे फादर ने बहुत ही कूट के भरी थी हम लोगों में। वो टीचर है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा हमें देशभक्ति, सर्वधर्म समभाव, ये सब बहुत अच्छे से सिखाया था। आप नहीं मानेंगे, हमारे घर में मुझे याद है बचपन में तीनों फोटो रखी जाती थी, जैसे मतलब सारे धर्म की फोटो हमारे घर में रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हम लोगों के दिमाग पे उसका अच्छा असर वो नफरत न रहे किसी भी धर्म के प्रति। बिल्कुल ना रहे, बिल्कुल ना रहे। बिल्कुल। तो एक तरफ से एक, और मेरे फादर ने हमेशा मुझे सिखाया था एक बात कि जब बेटा तू ये सोचेगी कि तुझे समाज का भला करना है, जब ये सोचेगी तू और इस सोच के साथ तू कोई भी प्रयत्न करेगी तो तू कभी असफल नहीं होगी। बड़ी बात। तो मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि जिस दिन मुझे सक्सेस मिली, मेरे दिमाग में बस यही था कि अब मेरे से समाज का जितना भी भला हो सके और मैं जितना भी कर पाऊँ अपने देश के लिए, वो मैं करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षक पिता ने गुरु की भूमिका निभाई और बिल्कुल पिता के रूप में भी और एक गुरु के रूप में भी आपका मार्गदर्शन किया। ये बहुत बड़ी बात थी कि जो संस्कार बचपन में बच्चों के उस कोमल दिल में जो संस्कारित हो जाते हैं वो फिर उम्र भर तक कायम रहते हैं। और जब आप सफल हो गई तब समाज की प्रतिक्रिया भी फिर पलटी, फिर बधाइयाँ मिली। जी बिल्कुल, सबने मुझे अभिनंदन दिए, सारे लोग मुझे कांग्रेचुलेशंस कह रहे थे डेफिनेटली।
अब एक बात कोमल जी, हालांकि नहीं मालूम ये बात मुझे पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए, जवाब देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप नो भी कर सकती हैं कि जो दुर्घटना हुई, दुर्घटना का जो पात्र बना और वो कहीं ना कहीं फिर आपकी प्रेरणा भी बना, उस वक्त जब आप उन्हें चीख चीख कर बुलाती रही, उसने आवाज नहीं सुनी, और जब आप कुछ बन गई तो क्या फिर कहीं कोई वहां से आवाज आई? नहीं, मेरा फिर उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा। फिर कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं? नहीं, हमारा नहीं रहा, और मैं खुद भी नहीं रखना चाहती थी, या फिर हुआ भी नहीं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोमल जी, आपका संघर्ष और संघर्ष के बाद जिंदगी का उत्कर्ष, ये बिल्कुल सलाम करने योग्य है और ये वास्तव में प्रेरक है। और हम चाहेंगे कोमल जी, वैसे आप व्यस्त रहते हैं, हम चाहेंगे कि जो इतनी चैलेंजिंग टास्क करने वाले जो हमारे युवा हैं, IAS, IPS, IRS या और भी जो देश की प्रशासनिक सेवाओं से जनता तक सीधे जुड़ते हैं और देश के लिए काम करते हैं, वो जो भी इस क्षेत्र में आना चाहें, उनके लिए आप चूंकि इस सफर से गुजर चुकी हैं, आपने इस सफर को जिया है, आपके पास खट्टे मीठे अनुभव हैं और आपकी सीख, आपका अनुभव इन युवाओं के काम आ सकता है। तो कभी हम चाहेंगे कि आप एक, जैसा कहा जाता है ना, कि एक मार्गदर्शक के रूप में आए और इस क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, युवा पढ़ रहे हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, शुरुआत से लेकर के आखिर तक के सफर के जो आवश्यक टिप्स होते हैं वो उन्हें बताएं। हाँ जी, जरूर, बिल्कुल। चलिए कोमल जी, आपने सहमति दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई खास बात कोमल जी आप हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहेंगे? आप जो भी प्रयत्न करिए उसमें बस लगे रहिए, क्योंकि जो प्रयत्न करता रहता है वही सफल होता है। एक बात और, ईश्वर को कितना मानती है कोमल? मैं बहुत मानती हूँ। आपको लगता है कि जो कुछ होता है वो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है? जी बिल्कुल, ईश्वर की मर्जी से होता है। और अगर आप उनको, मैं अनुभूति भी करती हूँ, मतलब होता है ऐसा कि अनुभूति आपको होती है कि सही में जो भगवान कर रहा है सही कर रहा है। मतलब बहुत कुछ गलत होने के बाद में भी कहीं ना कहीं ये एहसास आ जाता है कि ठीक है, ये गलत लग रहा है, लेकिन भगवान जो कर रहा है वो कहीं अच्छे के लिए कर रहा है। हमें शायद अभी ना पता चले, लेकिन आगे जाके हमें ये चीज का एहसास जरूर होता है कि ये घटना नहीं हुई होती तो क्या होता। मतलब आप तो फिर वो बात होगी, ये घटना नहीं हुई होती तो फिर कोमल आज IAS नहीं बनी होती, वो घर गृहस्थी में कहीं खो गई होती। जी बिल्कुल। किस तरह से दुर्घटनाएं भी वरदान बन जाती है और किस तरह से जीवन का चमत्कार बन जाती थी, बन जाती है, बन जाती थी और बन जाती रहेगी। ये घटना जिंदगी की सच्ची घटना है, प्रेरक घटना है। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी थी देश की प्रशासनिक सेवा की अधिकारी जो कि डिफेंस में अपनी सेवा दे रही हैं, गुजरात से कोमल परवीन भाई कनात्रा। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। व्यूअर्स, आप भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एक बार पुनः कोमल जी, आपने अपनी व्यस्तता में समय दिया, इसके लिए तहे दिल से, हृदय से आभार। और हमारी तरफ से और हमारे समस्त व्यूअर्स की तरफ से आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं। हम फिर इंतजार करेंगे आपके अगले वीडियो का, जिसमें आप हमारे युवाओं के लिए आवश्यक टिप्स, सुझाव, मार्गदर्शक के रूप में आएंगी। बहुत बहुत आभार कोमल जी। धन्यवाद। शुक्रिया।